students, and welcome to my channel Tansuman Classes. Today we read chapter number 3 in history and the name of the chapter is Ruling the Countryside. यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां से ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना शासन चलाना शुरू किया. So in this chapter we read so many things about the government of Britishers and how they became the Diwan of the nation. यानी वो अब जो कंपनी है वो किस तरीके से दीवान बनी और उन्होंने किस किस तरीके से यहाँ पे काम करना शुरू करा. तो जो 12th of August है 1765 में, so the Mughal rulers appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. यानी 12th of August 1765 को मुगल एम्परर जो हैं और उन्होंने अपॉइंट किया किसको, कंपनी को एज अ दीवान ऑफ बंगाल. और आपको जैसा कि फिगर नंबर 1, लुक एट द फिगर नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal ruler in 1765. यानी रॉबर्ट क्लाइव को आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की जो दीवानी है वो हासिल कर रहे हैं. और साथ ही साथ में द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस ऑन रॉबर्ट क्लाइव स्टैंड. जैसा कि आपको ये जो नज़ारा पीछे जो दिख रहा है ये शायद रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ही हुआ है, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन, जिसमें कि कुछ इंग्लिशमैन हैं और इंडियंस एज विटनेस, जो कि साथ में इंडियंस जो हैं वो एक गवाह के तौर पर हैं कि उनको किस तरीके से दीवानी दी गई. तो बट द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सिटी. यानी आपको थोड़ा सा ये देखने में अटपटा सा लगेगा कि किस तरीके से द पेंटर वॉज commissioned by the Clive to record the memorable events of Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event of British imagination. यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जो क्लाइव है उसके जो रिकॉर्ड है, तो पेंटर ने ये जो पेंटिंग बनाई है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि क्लाइव की जो उपलब्धियाँ होती हैं, जो अचीवमेंट हैं, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है. और ये जो पेंटर है वो क्लाइव के द्वारा अपॉइंट करे हुए थे कि किस तरीके से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है. और इस पेंटिंग से ही पता चलता है कि दीवानी किस तरीके से दी गई उनको. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो दीवानी हासिल करी 12th अगस्त 1765 को. और साथ ही साथ में as Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think the administrating the land and organizing a revenue resources. यानी कि अब जो दीवान के तौर पे कंपनी ने अपना नियंत्रण कर लिया था, उसको कंट्रोल कर लिया था, अंडर इट्स कंट्रोल. किसके अंडर में? जब उनको ये दीवानी हासिल हुई थी, है ना. और नाउ इट हैज टू थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स रेवेन्यू सोर्सेज. और साथ ही साथ में अब शासन चलाने के लिए उनको जमीन जो शासन चलाना था वो उनको एक रास्ता मिल गया था, है ना. अब वो किस तरीके से उनको रास्ता मिला? So this had to become done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. जैसा कि हम चैप्टर 2 में पहले पढ़ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, वो बहुत बढ़ गए थे क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी फॉर ट्रेड. बट राइट नाउ अब उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे टेरिटरीज को बना लिया. और साथ ही साथ में अब इनके जो एक्सपेंसेस थे, क्योंकि अब ये यहाँ पे सेना भी रखना शुरू कर दिया था, सोल्जर्स भी रखने शुरू कर देते थे, खुद की ट्रूप बनानी शुरू कर दी थी, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. सो द ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांट. और अब जो व्यापारिक कंपनी होने के नाते, जो कि कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, ये अब उसको अपना ख्याल रखना था, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचनी और खरीदनी थी. सो बाय द प्रोडक्ट्स इट्स नीडेड, जो उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और वो चीज़ें बेचना चाहते थे जो वो यहाँ से खरीदते थे. सो साथ ही साथ में ओवर द ईयर्स, और जैसे जैसे टाइम होता गया, जैसे जैसे समय के साथ कंपनी को भी समझ में आ गया क्या, द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट it had to move with some
प्रिकॉशंस, यानी अब उसको कुछ ना कुछ सावधानी, है ना, सावधानी रखनी पड़ेगी। यस, उसको सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि वो अपना काम आसानी से कर पाए, और बीइंग अ एलियन पावर, यानी बाहर की ताकत को भी उसे रोकना पड़ेगा। इट्स नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट एंड रूल्ड द कंट्री साइड, और उन लोगों से भी उसको सावधान होना पड़ेगा, उन लोगों को भी शांत रखना पड़ेगा जो कि यहाँ पे पहले से ही कंट्री साइड में जो शासन चला रहे थे, जो यहाँ पे काम कर रहे थे। सो द एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और वो यहाँ की अथॉरिटी जो उनको मिल चुकी थी, यहाँ पे शासन चलाने की जो उनको इजाजत मिल गई थी, और प्रेस्टीज जो मिल गई थी, जो काफी ताकत उनके पास आ गई थी। दोज हु हैड टू हेल्प लोकल पावर्स हैड टू कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, यानी अब जो है उनके पास ताकत तो काफी आ गई थी, सम्मान जो प्रेस्टीज था वो भी काफी आ गया था, लेकिन अब उन्हें खत्म जो थी सत्ता जो उनके पास थी, अब उनको उसको नियंत्रण करना जरूरी था, वहां के आसपास के लोगों को कंट्रोल करना जरूरी था। सो हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे हो सकता था, अब ये काम कैसे हो उनके सोचने के हिसाब से। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू कॉलोनाइज and countryside, organize revenue resources, refine the right of people and produce the crop he wanted। यानी अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि कंपनी ने कैसे कॉलोनाइज किया, यानी कंट्री साइड में अपने आप को कैसे विकसित किया, गांवों की तरफ उन्होंने कैसे शासन चलाना शुरू करा, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, उन्होंने जो कर जो टैक्स होता था उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया, और साथ ही साथ में द रिफाइंड द राइट ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स ही वांटेड, और वो कौन सी फसलें उगाई जो कि उनको जरूरत थी, जिस चीज को वो बेचते थे, बाहर से आयात करते थे और फिर यहाँ से बना के भेजते थे। तो ऐसे कई चीजें थी और ऐसे कई क्रॉप्स थी जो इन्होंने यहीं पे उगाने शुरू करी। ये आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका कि नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। So I remind to you all, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon because ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए जरूरी है ताकि हम आगे और ग्रोथ करें और आपको और पढ़ने के लिए और अच्छे वीडियोस मिले। So let's start the topic first, revenue for the company। अब जो revenue है वो कैसे कंपनी को मिलता था, कंपनी की जो आमदनी है, रेवेन्यू जो टैक्स मिलता था उनको, जमीन से जो कर मिलता था वो किस तरीके से मिलता था। सो द कंपनी हैड बिकेम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम but was unwilling to set up as a regular system of assessment and collection। यानी कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी उनके दिमाग में एक व्यापारी जो सोच थी, खुद को अभी भी वो एक व्यापारी समझ रहे थे। एंड इट वांटेड टू अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, लेकिन वो बहुत ही भारी भरकम इनकम चाहती थी एंड बट वाज अनविलिंग टू सेट अप, और अब वो इस चीज को बड़ा संभाल नहीं पा रही थी। रेगुलर जो सिस्टम था, जो कलेक्शन था, उसको वो सेटअप नहीं कर पा रहे थे। सो द एफर्ट वाज टू बी इंक्रीज revenue as much it was could buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। और उनकी यही कोशिश थी कि जो उनको रेवेन्यू मिल रहा है उनमें वो कम से कम कीमत पे, चीप, कम से कम कीमत पे वो क्या ले, बाय कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। यानी कम से कम कीमत में उनको कॉटन, फाइन कॉटन मिले, जो कपड़ा सूती कपड़ा होता था, बढ़िया सूती कपड़ा, और सिल्क जो कि रेशमी कपड़ा होता था, रेशम वाला कपड़ा, तो वो ज्यादा से ज्यादा और सस्ती दर पे वो खरीदना चाहते थे। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled। यानी अब पिछले 5 सालों में जो कीमत थी वो अब बंगाल में बढ़ चुकी थी, दुगुनी हो चुकी थी। Before 1765, the company had purchased good in India by improving gold and silver from Britain। यानी जब 1765 में कंपनी जब यहाँ पे ट्रेड करने आई थी तो इंडिया इंपोर्टिंग क्या करता था, गोल्ड एंड सिल्वर के नाम पे इंपोर्टर एक्सपोर्ट होता था। सो वहां से गोल्ड आता था और हम हमारी चीजें उनको बेचते थे।
Now the revenue collected in Bengal could finance and purchase of the goods for export. But अब बंगाल में जैसे ही रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट करना शुरू करा तो अब पैसे से ही निर्यात होने लगा. अब पैसे से निर्यात कैसे होने लगा? क्योंकि जो खरीदी जाती थी चीजें अब वो उसके बदले उनको पैसा देने लग गए. और वो पैसा कहाँ से? जो कि वो हमसे ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. तो soon it was clear that the Bengal company was facing a deep crisis. और अब क्या था? जल्दी ही ऐसा हो गया कि यहाँ की इकोनॉमी जो है बंगाल की वो बड़ी संकट में आ गई थी. वहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीप हो गए थे. कैसे? आर्टिशंस वर डिस्ट्रक्टिंग विलेज since they were being forced by sell their goods to the company at low price. यानी अब डिस्ट्रैक्टिंग हो गए थे, यानी लोग गांव छोड़कर जाने लग गए थे, है ना. आर्टिस्ट जो हैं वो गांव छोड़ के जाने लग गए थे बिकॉज अब क्या है, उनके जो सामान की कीमत है ना, वो उनको कम मिलती थी और साथ ही साथ बहुत ही कम कीमत पर उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था बहुत ही लो प्राइसेस में. So the peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. और जो कीमत उनसे मांगी जा रही थी, जो पैसा उनसे मांगा जाता था, डिमांड किया जाता था, वो अब उसमें unable to pay थे, यानी वो पैसा देने में समर्थ नहीं थे. So the artisanal production was in decline. और अब क्या था, अब जो चीज़ें जो थी वो लोगों की चौपट हो जा रही थी, खेती बर्बाद हो रही थी. एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोन साइन ऑफ कोलैप्स. और जो उनकी फसलें जो बर्बाद हो रही थी और साथ ही साथ लोगों का जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी कम हो गया था. So then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. और उसी समय क्यों ना 1770 में यानी 1770 में अकाल पड़ गया, है ना. और लोग फेमाइन हो गए थे, लोग वहाँ पे अकाल पड़ गया और 10 मिलियन पीपल इन बंगाल. और 10 मिलियन जो पीपल हैं वो मर गए. और बंगाल जो था 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वो क्या थी, संकट से गुजर रही थी. यानी इस जो अकाल ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी. लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, काफ़ी लोग मर गए. सो अ वीकली मार्केट, जैसा कि आपको एक फोटो में दिखाया जा रहा है नीचे. सो अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल. मुर्शिदाबाद के बंगाल की है ये वीकली मार्केट, जो साप्ताहिक बाजार होता है. एंड peasants and the artisans were rulers areas regularly came to these weekly market to sell their goods and buy what they needed. These markets was badly affected during the type of economic crisis. यानी इस तरीके के जो बाजार हैं उन पे बहुत ज़्यादा संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, क्योंकि इन बाज़ारों पे बहुत ज़्यादा लोग जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हुआ करते थे. वो अपने सामान को यहाँ बेचते और ख़रीदते थे. तो यहाँ से जो साप्ताहिक जो वीकली मार्केट था, यहाँ से लोगों का अब जाना शुरू हो गया था क्योंकि उनके पास अब पैसे पे करने के लिए नहीं था. सो दे नीडेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. अब क्या था, जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको क्या करने की ज़रूरत थी, इसको जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के जो इम्प्रूव करना पड़ गया वहाँ की एग्रीकल्चर को. यानी अब ये मान बैठे थे कि खेती में सुधार की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर को. सो इफ़ द इकोनॉमी वाज रन्स could be the company be certain of its revenue income. और अगर उनको रेवेन्यू चाहिए, अगर कंपनी को रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उसे वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसको भी सही करना पड़ेगा. So the villages, because the company official began to feel that the investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. यानी अब जो इन्वेस्टमेंट है उन पे कुछ पैसा लगाना पड़ेगा ताकि वहाँ से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है वो इम्प्रूव हो सके, और उनको इंकरेज करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से उस लैंड में जो कल्टीवेशन है वो कर सके. सो हाउ वाज दिस टू बी डन? अभी कैसे संभव हो सकता है, इस काम को किस तरीके से किया जा सकता था? आफ्टर 2 decades of the debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. वापस देखिए आप, the company take the line
the company finally introduced the permanent settlement in 1793. यानी अब स्थायी बंदोबस्त आ गया, परमानेंट सेटलमेंट आ गया, और जो परमानेंट सेटलमेंट है ये कब आया? 1793. So by the term of the settlement, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, the rajas and tulakadars were recognized as जमींदार, जिनको जमींदार के नाम से जाना जाता था, राजा तुलकेदार जो होते थे. So they were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. यानी अब जो तालुकादार हैं और जो राजा हैं उनको यहाँ का क्या कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया? रेंट कलेक्ट करने के लिए कर दिया गया. और अब किसानों से रेंट कौन कलेक्ट करेंगे? राजा एंड तालुकादार. ठीक है. और साथ ही साथ में फिर वो कंपनी को पे करेंगे. यानी अब कंपनी ने पैसा वसूल करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सारी जिम्मेदारी राजा और तालुकादार को दे दी. So the amount to be paid was fixed permanently. और जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, अब जो रेवेन्यू जो अमाउंट था it was fixed permanently, to be fixed, यानी अब ये परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था. That is, it was not to be increased even in future, यानी ये फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करा जाएगा. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company or corps, as the same time encourage the jamidars to invest in improving the land. यानी अब लैंड को इम्प्रूव करने के लिए अब इसमें जो इजाफा होगा वो नहीं होगा. यानी इसका मतलब है कि आपको एक स्थायी, एक फिक्स्ड रेट, एक फिक्स्ड आपको अमाउंट देना पड़ेगा, जिसमें कि उसमें अब रेवेन्यू बढ़ाया नहीं जाएगा, आपको नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा. ये कंपनी के दिमाग में आया कि उनको रेगुलरली हमें रेवेन्यू मिलता रहेगा. तो रेवेन्यू डिमांडेड बाय द स्टेट वुड बी इंक्रीज्ड. लेकिन राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन राज्य की ओर से अब क्या था, जमींदार जो थे बढ़ते उत्पादन में फायदे में रहेंगे. लेकिन जब ये फिक्स कर दिया गया था तो इसमें एक क्या प्रॉब्लम आ, सिंस द रेवेन्यू डिमांड बाय द स्टेट वुड बी इंक्रीज्ड एंड द जमींदार्स वुड बेनिफिट. अब जमींदार बेनिफिट ले सकते हैं फ्रॉम द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द लैंड. यानी जो कि राज्य में राजस्व को बढ़ाने की कोई मांग नहीं थी, तो अब जमींदार बढ़ते उत्पादन में फायदे में रहेंगे, उनको फायदा होगा. तो एक प्रॉब्लम ये भी थी. और साथ ही साथ देखिए, कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. और कॉर्नवालिस की फोटो आपको दे रखा है फिगर नंबर 3 में. और जब बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा गया. सो द प्रॉब्लम, अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स because company officials soon discovered that the jamidars were in fact not investing in the improvement of the land. जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था, कंपनी ने सोचा था कि वो लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ. एंड द रेवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड, और रेवेन्यू भी उन्होंने फिक्स कर दिया था. वाज सो हाई, उनका जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था. सो दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, जिसको कि जमींदार बड़ी मुश्किल से पे कर पाते थे. एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारीज, और जो पे नहीं कर पाएगा वो अपनी जमींदारी से हाथ धो देगा. रेवेन्यू लॉस्ट देयर जमींदारीज. A numerous जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. और अब उनको ऑक्शंस यानी उनको नीलाम कर दिया जाता था. उनके द्वारा जो जमीन थी, अब अगर वो जमींदारी नहीं देने में समर्थ होते हैं, यानी जो जमींदार रेवेन्यू टाइम पे नहीं देगा, उसकी जो कंपनी क्या करती थी, उनकी जमींदारियां नीलाम कर देती थी. और उनकी जो कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी उनकी वो सारी जमींदारियां. सो बाय द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज. अब सिचुएशन 19वीं शताब्दी में जो चेंज आने लगे. द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टिवेटेड स्लोली एक्सपैंडेड. अब जो बाजार में कीमतें हैं
वो धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा था, बढ़ने लगी थी कीमतें. सो द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड. कल्टिवेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा था. दिस मीन्ड एज इंक्रीजेज इन द इनकम ऑफ जमींदार, जिसका मतलब है कि जमींदारों को अब इनकम में फायदा था. बट नो गेन फॉर द कंपनी, लेकिन कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं था. सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू, क्योंकि वो अब रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पा रही थी. डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली, क्योंकि वो इसको पहले ही एक फिक्स कर चुकी थी, परमानेंट कर चुकी थी. So even then the जमींदार्स do not have interested the improving the land. अब जब जमींदार्स ने इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी, जमीन को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी. Some had lost their lands in the early years of the settlements. Others now saw the probability of earning without the trouble and risk of investment, as long as जमींदार्स could give out the land of tenants and get rent. अब जमींदारों ने क्या किया, जो लोग उनको रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, जो उनको अपना फायदा नहीं दे पा रहे थे कंपनी को, तो हमेशा के लिए राजस्व तो जो परमानेंट था, फिक्स रेवेन्यू, वो तो उनको पहले शुरू कर दिया था. लेकिन कुछ सालों में क्या है, अब गाँव में जो ज़मीनें हैं वो लोग बेच के चले गए, लोग गाँव छोड़ के चले गए. तो अब परेशानी क्या थी कि जिनके पास पैसा नहीं था पे करने के लिए, तो जमींदार से उनकी ज़मीनें ले ली और अब उसको सुधार की परवाह नहीं थी. उनको लैंड को इम्प्रूव करने का ज़रूरत उनको महसूस नहीं हो रहा था. लेकिन जो चुकाने में, जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, पॉसिबल नहीं था जिनको, अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनको उनकी पुश्तैनी ज़मीन से, है ना, उनकी पुश्तैनी ज़मीन से उनको दूर किया जा रहा था. और जो जमींदार हैं वो अब उस ज़मीन को किराए पे देने लग गए थे. एंड साथ ही साथ में आपको figure Bengal riots. In many villages of the Bengal, some of the powerful riots did not cultivate but instead gave out their lands to other. यानी अब जो कल्टिवेटर हैं वो अपनी जो रॉयट जो है, जो कि ज़मीन है जिसको नहीं उगा पा रहे थे ज़मीन फसल, taking from the very high rents of the 1860s, as Erty Klockbach described the conditions of these undertenants of the Bengal. और इससे जो कि उनकी जो स्थिति थी वो पता चलती है. So the undertenants depressed by an excessive rent in the kind and by the unserious return toward the cattle, seed and subsidies advanced to them can never extract themselves from the debate. So in such object as a state, they cannot be labor and spirit, while they earn a scanty substance without hoping and bettering this situation. यानी जो बंगाल के रैत जो थे, कॉलब्रुक के द्वारा ये लिखा गया है कि कैसे कॉलब्रुक ने बताया कि बंगाल में बहुत सारे गांव थे, है ना, कुछ खेती भी नहीं करते थे और कुछ खेती नहीं भी करते थे. कुछ ताकतवर जो रैत होते थे वो खेती करते थे, तो उनसे भारी भरकम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाता था. तो बटाई की कुछ शर्तें होती थी. उसमें क्या है कि जो उनके कैटल हैं, है ना, और जो बीज हैं, जो ये सब जो काश्तकार होता था वो देगा, और साथ ही साथ में, लेकिन अब उनकी हालत जो है वो सुधर नहीं पा रही थी वहाँ के लोगों की, क्योंकि जो मवेशी हैं, बीज है, आजीविका है, काश्तकार खुद को तो कर्ज से कभी बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था. दैट्स वाई वो अब ज़मीनें छोड़कर जाने लगे थे. On the other hand, in the villages, the cultivators found the system extremely obsessive. The rent he paid to the जमींदार was high. जो उनको ज़मीनों का रेंट देना पड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा हाई था. The right on the land was insured, and to pay the rent had to be often take a loan from the money lenders. और उनको कई बार तो रेंट देने के लिए मनी लैंडर्स से पैसा लेना पड़ता था. When he failed to pay the rent, he was evicted फ्रॉम द लैंड. उनको उनकी ज़मीन से दूर कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था. एंड हैड कल्टिवेटेड फॉर द जनरेशन. और ऐसा उनके जो आगे आने वाली जनरेशन थी, पुश्तैनी जो ज़मीन थी उनकी, वो उनसे छीनी जा रही थी. तो महल, द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज अ रेवेन्यू स्टेट which may be a village or a group of villages. यानी महल जो था, महल का मतलब ये है कि ब्रिटिश दस्तावेज जो उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, एज पर टू रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये वो होता था कि गांव या गांव का एक समूह होता था जिसमें कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था.
तो अब गवर्नमेंट को, अब जो कंपनी है उसको एक नया सिस्टम डिवाइस करना पड़ा. सो द कंपनी फेल्ट दैट द नीड टू बी इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो द कंपनी टेक वेरी हार्श एंड वेरी लॉन्ग डिसीजन. उनको एक बहुत बड़ा ताकतवर तरीका अपनाना पड़ा. सो फाइनली द कंपनी इंट्रोड्यूस, जैसा कि कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें कि राजा, तालुकादार वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पे रेवेन्यू फॉर द कंपनी. It was felt that the would ensure a regular flow of revenue into the company, but at the same time encourage the jamidars to invest and improving the land. उनको ऐसा लगा कि परमानेंट, जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट में एक जो परमानेंट फिक्स अमाउंट कर दिया गया था, और ऐसा लगा कि जमींदार इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे लैंड को. बाय द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 19th century, the prices in the market rose and cultivation slowly expanded, and the permanent settlements was oppositive for the cultivator. Oppose किया उसको cultivators ने, and the rent they paid the jamidars was so high that their on the land was insured. So after the failure of permanent settlement, the collectors was asked to visit the village, inspect the land, and new system introduce किया गया. That is called the Mehelbari system. A new system that is called the Mehelbari system. And the collector, जो collect करते थे, were asked to visit villages, inspect the land, manure, field, and record and write to different groups. और अब उसमें अलग अलग तरीके से अपनाए गए कि कैसे वो वहाँ के लोगों को जो बीज है, जो लैंड है, उसको इंस्पेक्ट करे, उसका निरीक्षण करे और फिर वो डिसाइड करे. सो द नया सिस्टम इज डिवाइस्ड बाय द अर्ली 19th century. Many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. और उनको लगा था कि अब परमानेंट सेटलमेंट से जो परमानेंट सेटल जो किया है उन्होंने, अब उसको सेटलमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है. सो हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट द टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी. अब जब कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो परमानेंट कैसे हो सकता है. सो टू मीट द एक्सपेंसेस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, जो कि उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना था, उनको ट्रेड में भी पैसा चाहिए था. So in the northern western provinces of the Bengal Presidency, most of this area is in Uttar Pradesh, जो कि आज उत्तर प्रदेश में शामिल होता है. And the Englishmen called Hulk, जो ये Hulk Magistrate जो है मैगजीन जो was devised at the new system, और साथ ही साथ में अब नई व्यवस्था चालू कर दी गई थी. इसमें जरूरत थी स्थायी रूप जो था the hall and came to the effect in 1822. He felt that the village was the important social institution in North India society and needed to be preserved. Under this direction, collectors went to village and inspecting the land. Collector के directions में अब गांव में जमीन को इंस्पेक्ट किया जाएगा, उसका निरीक्षण करा जाएगा. एंड मेजरिंग द फील्ड, और गांव को नापा जाएगा. किसको? उन फील्ड्स को. एंड रिकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड राइट टू डिफरेंट ग्रुप्स, और रिकॉर्ड रखा जाएगा एंड उनके कस्टम्स का ध्यान में रखा जाएगा. सो द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट within the village was added up to a calculated revenue that was each mahal had to pay. और अब अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था तैयार करी जिसको कि 1822 में लागू करा गया. और मैगजी थे, इनको विश्वास था. क्या विश्वास था? कि गांव से दौरा किया जाएगा, जमीन की जांच की जाएगी, खेतों को नापा जाएगा, और अलग अलग लोगों के कस्टम्स जो हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको भी दर्ज करा जाएगा. और अब हर गांव को महाल के नाम से जाना जाएगा, और राजस्व जो रेवेन्यू है वो हर गांव से इकट्ठा करा जाएगा. एंड इट कुड बी द कंपनी हैड गिवन द विलेज हेडमैन. और अब ये किसको दे दिया? रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का जो चार्ज था. सो द चार्ज ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू एज पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन. जो गांव के मुखिया हुआ करते थे उनको अब ये काम दे दिया गया, रादर देन द जमींदार. यानी जमींदार की जगह अब ये काम किसको मिल गया था? गांव के
हेडमैन को. So these systems came to be known as the महलबारी सिस्टम, जिसको कि महलबारी सिस्टम के नाम से हम जानते हैं हिस्ट्री में. तो आपको जैसा कि 1822 में महलबारी सिस्टम चालू करा गया और इसमें जो लोगों के जो जमीन है उसको कैलकुलेट किया गया, वहाँ के रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो अलग अलग लैंड है उसको इंस्पेक्ट करा गया, मेजर्स करा गया फील्ड को, और अब जो कंपनी की तरफ से इसको कलेक्ट करने का काम विलेज हेडमैन को दे दिया गया. नेक्स्ट वन इज द मुनरो सिस्टम. अब एक नया सिस्टम आया जिसको कि मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाने लगा. अब मुनरो सिस्टम क्या है? सो द ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ, ये साउथ में शुरू करा गया, एंड देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जिससे कि कुछ ना कुछ जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो स्थायी सेटलमेंट था, उससे कुछ लिया गया आइडिया, एंड द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू नोन एज द रोटवार और रोटवारी. और जो रोटवारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है. तो रोटवारी सिस्टम और मुनरो सिस्टम एक ही चीज है, आप कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि मुनरो जो है वो इसको लेकर आए थे, तो इसको मुनरो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और हिस्ट्री में इसको रोटवारी सिस्टम से भी जाना जाता है. सो इट वाज ट्राइड on a small scale by the captain Alexander Reed of some of the areas that were taken over by the company after the war with Tipu Sultan. और जैसा कि मुनरो व्यवस्था है, ये स्थायी बंदोबस्त की जगह अब नई व्यवस्था आ गई थी और इसको कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के साथ जो कब्जे में लिया गया इलाका था वहां पर आजमा के देखा, वहां पर इसको डेवलप करके देखा, क्योंकि जो कंपनी थी अब उसे दक्षिण का भाग यानी जो साउथ वाला एरिया, इंडिया साउथ इंडिया जो था वहां पे इसको चालू करा था. सो रीड द मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार्स. जैसा कि रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में साउथ में कोई ट्रेडिशनल जमींदार ही नहीं थी या परंपरागत जमींदार नहीं हुआ करते थे. द सेटलमेंट दैट आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स. अब क्या था यहाँ पे, जो जमींदारी जो थी, वो जो रेवेन्यू था वो खेतों से डायरेक्टली इकट्ठा किया जाएगा. और इसमें क्या था कि सर्वे किया गया रेवेन्यू इकट्ठा करने से पहले. एंड मुंडो थॉट द British should act a paternal father figure protecting the right under their change. और जैसा कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए थी, ऐसा उनको दिखाया गया, लेकिन इसमें भी सब कुछ ठीक नहीं था. जो रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में जो ये बड़ा कामयाब होगा तो उसको एक जो लैंड है, their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue. रेवेन्यू से पहले उनकी जो लैंड है उसका सर्वे किया गया, केयरफुली फील्ड्स को नापा गया एंड असेसमेंट वाज मेड. और अब क्या था, all was is not well, all was not well because within a few years after a new system was imposed, अब कुछ ही सालों के बाद में नई व्यवस्था लागू करने के समस्याएं खड़ी होने लगी थी, क्योंकि कुछ साल के भीतर ही समस्याएं दिखाई देने लगी थी लोगों को. So driven by the desire of increases the income from land, क्योंकि अब जो रेवेन्यू के चक्कर में क्या है, आमदनी बढ़ाने के चक्कर में क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कर दिया गया था और बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया. रेवेन्यू ऑफिशियली बहुत फिक्स्ड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई एज रेवेन्यू डिमांड एंड peasants were unable to pay. अब जो किसान वर्ग जो है वो उसको देने में असमर्थ था, unable to pay, वो नहीं दे पा रहे थे. So the rice fields, the countryside, the villages became distract in many regions. और इसकी वजह से गांव में जो लोग हैं वो काफ़ी निराश हुए, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई. और ऑब्स्टमैटिक officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen.
बट एक क्या था, ये नई व्यवस्था जो किसानों को संपन्न बनाने की कोशिश करी गई थी, बहुत ज़्यादा उनके विकास के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन अब ये जो किसान है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। नई व्यवस्था किसानों को संपन्न बनाने में कहीं ना कहीं विफल हो रही थी। उद्यमशील किसान बनाने, यानी अब उनको जो किसान है वो इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर बनाने की कोशिश करी जा रही थी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बट इट इज नॉट हैपन। ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उनसे रेवेन्यू जो था वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था। सो द डिजायर द इंक्रीजिंग एंड इनकम फ्रॉम द लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई एज अ रेवेन्यू डिमांड। और उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया था, और रेवेन्यू की डिमांड बार बार बढ़ रही थी, जिससे कि जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इन मैनी रीजन्स। So I think the first part is complete, and thank you for watching this video, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Good day.